हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा है सबको? लेक्चर समझ में आ रहा है? सारी जनता एक एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है लेक्चर्स। आज कार्बन चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। कार्बन चैप्टर का आखिरी लेक्चर है आज। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफर्मेशन दे दें अपने 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 तरफ से, एक एक लाइक या कमेंट में हम जब हम जब वाला साइन दीजिए। मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है कार्बन चैप्टर का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं और अधातुओं, मतलब तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण हम देखेंगे अगला चैप्टर। तो वो भी कुछ ही दिनों में आएगा। तो आप कनेक्ट रहिए, एक एक लेक्चर को आप पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट हो पूछते रहिए। पूछने में शर्माइए में नहीं। अगर शर्माइएगा यहाँ पर तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप खुल के पूछिए। मैं और मेरे टीममेट्स आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और कहाँ पर प्रॉब्लम पूछना है आपको? आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, या आपकी निजी जीवन से प्रॉब्लम है कुछ भी, या आपके पढ़ाई में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, या नोट्स आपको समय पर नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमसे पूछिए, हमसे जुड़िए। हम आपके सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन हो जाइए चैनल पर। आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोग को इस चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का हमारा मेन गोल है क्या? साबुन एवं अपमार्जक के बारे में क्या पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो देखिए, साबुन को आपने घरों में देखा होगा, और अपमार्जक को भी आपने देखा होगा घरों में। अपमार्जक जो हमारा जो सरफ होता है, सरफ सरफ जो होता है, जो आप घरों में क्या बोलते हैं, उसको सर्फ बोलते हैं। सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट जो होता है, सर्फ एक्सेल हो गया, बीमा हो गया, पता नहीं क्या क्या होता है, व्हील हो गया, होता है ना। तो उसको वो सब क्या, वो सब अपमार्जक ही है। तो देखिए, डिफिनेशन डिफिनेशन पहले देखते हैं। वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम से धुलाई सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। साबुन और अपमार्जक का यूज हम किस में करते हैं? साफ सफाई करने में। किस माध्यम में? जलीय माध्यम में। तो वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में धुलाई सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं साबुन या अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक कहते हैं। ठीक है। जलीय विलयन में इसका यूज करते हैं, ना कि हम साबुन सूखा रहेगा तो उसको साफ करने में यूज नहीं होता है ना। या सरफ आपको बिना पानी में मिलाए आप साफ नहीं कर सकते कपड़े को, नहीं कर सकते ना। वही बोल रहा है, जलीय माध्यम से धुलाई सफाई करना, ये साबुन एवं अपमार्जक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, साबुन जो होता है वसा अम्ल से बनाया जाता है। किससे? वसा अम्ल से बनाया जाता है। वसा अम्ल क्या होता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। वसा अम्ल को हम आगे सब लाइन में, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हम अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है। मैं पहले सब चीज नहीं बताना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि सर इसको भी बताइए, इसको बताइए, लेकिन सब चीज आपको
मिलता है, लाइन बाय लाइन आपको सब चीज मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसा अम्ल कहते हैं। मैंने बताया था कि सब चीज मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। आपको आपको कोई भी डाउट आपको होता है मन में, तो आप ये मत सोचिए कि मैं उसको स्किप कर दूंगा या मैं आपको बिना बताए आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक एक चीज, मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या डाउट आते हैं, वो सारे डाउट मैं पीडीएफ में रख, तब मुझे पता है कि आपके आपके मन में डाउट होने पर क्या क्या आने वाला है, तो मैं पहले से पीडीएफ में रखा रहता हूँ, ताकि आपको सवाल पूछने से पहले मैं आपका आंसर दे सकूं। ठीक है, देखिए, तो वसा अम्ल किसे कहते हैं? उच्च सीधी श्रृंखला, उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, मतलब कार्बन की संख्या कितना, 12 से कितना 20 तक होना चाहिए। कार्बन 12 से लेके कार्बन 20 तक, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। अगर कोई है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है? सी डब्ल्यू एच को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसके साथ कार्बन की संख्या मान लीजिए 12 है, तो C12 होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा बताइए? 25 होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से एक ज्यादा होना चाहिए, दोगुना से एक ज्यादा होना चाहिए। ये होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। क्या होता है बताइए? अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, CnH2n+1, और लास्ट में क्या लगाते हैं? लास्ट में हम लगाते हैं COOH। ये वाला लगाते हैं, ये वाला लास्ट में ये लगाते हैं COOH। ठीक है, CnH2n+1 COOH। ठीक है ना, CnH2n+1, हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है? दोगुना से एक ज्यादा। अगर आपने पीछे के लेक्चर अच्छे से किया है तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करा, इसमें कार्बन की संख्या 12 से 20 होना चाहिए, उसी को हम वसा अम्ल कहते हैं। सीधी सीधी श्रृंखला, मतलब आपने सीधी श्रृंखला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सीधी श्रृंखला किसे कहते हैं? कार्बन में कोई ब्रांच ना लगा हो, 12 को ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे सीधी श्रृंखला, ऐसे 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 डॉट 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 करके 12 को मैं बता दिया। यहाँ पर C12 मान लीजिए, C12 ले लीजिए यहाँ पर। सीधी श्रृंखला, ना कि यहाँ पर कोई ब्रांच लगा दिया, यहाँ पर कोई ब्रांच लगा दिया, नहीं। यहाँ पर एक और ब्रांच लगा के कार्बन नहीं लगा सकते, नहीं। यह रॉन्ग है, यह रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। सीधी श्रृंखला का मतलब कार्बन एकदम सीधी में ऐसे जगह ऐसे। ठीक है, और कितने कार्बन? 12 से 20 कार्बन, 12 से 20 कार्बन जाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे ही हम कहते हैं वसा अम्ल। ठीक है, 12 से 20 कार्बन, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, और सीधी श्रृंखला होती है, ना कि ब्रांचेज बनती है। ब्रांचेज इसमें नहीं बनती है, सीधी श्रृंखला बनती है। ठीक है, देखिए पहला, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं साबुन के बारे में, पहले स्टार्ट करेंगे साबुन से, फिर उसके बाद अपमार्जक पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, साबुन क्या होता है? साबुन, देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यह कौन सा लवण है? सोडियम एवं पोटेशियम लवण। और कौन सा? लंबी श्रृंखला, लंबी क्या सी? लंबी सीधी श्रृंखला, लंबी सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH जुड़ा होना चाहिए, और उसी को हम वसा अम्ल भी कहते हैं। तो और उसमें क्या? सोडियम एवं पोटेशियम लवण होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साबुन। साबुन, उसमें सोडियम एवं पोटेशियम होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए, सी डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ क्या? सोडियम प्लस है, सोडियम है ना, और यह हमारा क्या है? यह हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH है ना, तो H इसमें से हट गया, तो CW-Na+। तो इसको हम बाद में देखते हैं। मैंने बताया कि सबको लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, जब वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ मिलकर गर्म करते हैं,
तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है। इससे वनस्पति तेल तेल या वसा को तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाकर गर्म करते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है हमारा। ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। तो साबुन बनने की विधि आपको समझ में आ गया? साबुन बनने की विधि आपको समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह एक साबुनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? साबुनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया से साबुन बनता है। क्या बनता है? इस अभिक्रिया से साबुन बन रहा है। साबुन और ग्लिसरॉल बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। देखिए, साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं? साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वनस्पति तेल या वसा तेल और साधारण नमक NaCl। यह तीन साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं। इन तीनों के बिना साबुन का निर्माण मुश्किल है। ठीक है ना? इन तीनों के बिना साबुन का निर्माण हम नहीं कर सकते अच्छे से। क्लियर है? देखिए, अब देखिए साबुन का हो गया। अब देखिए मिश्रण कैसे बनता है। जो झाग बनता है, हमने देखा होगा जब भी हम साफ सफाई करते हैं तो झाग बनता है ना। वो झाग कैसे बनता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम पढ़ते हैं। तो साबुन को पानी में घोलने पर यह दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन भाग में? एक हाइड्रोकार्बन भाग होता है और दूसरा दूसरा होता है आयनिक भाग। दूसरा होता है आयनिक भाग। एक हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा आयनिक भाग। देखिए, हाइड्रोकार्बन भाग किसको कहते हैं? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आपको पता है ना? वैसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन होता है, उसके अलावा कोई ना होना चाहिए, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यह हो गया हाइड्रोकार्बन C17H35। इसमें कार्बन की संख्या कितना? 17 है। मैंने बताया था कि 12 से 20 तक कार्बन की संख्या होगा तो वह किस में आता है? साबुन और अपमार्जक में आता है। ठीक है। और दूसरा आयनिक भाग कौन सा है? ये हमारा आयनिक भाग हो गया। कैसे? क्योंकि इस पे आप दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि COO- है और Na+ है। तो दोनों पर, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है। तो प्लस और माइनस दोनों क्या आयन बना रहा है। तो आयन बना रहा है तो इस यौगिक को क्या कहते हैं? इस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है। तो साबुन जो होता है दो भाग में टूट जाता है। जब भी हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो साबुन जो है इस एक हाइड्रोकार्बन के पार्ट में और एक हाइड्रोकार्बन के पार्ट में और एक आयनिक यौगिक के रूप में। ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन और एक आयनिक आयनिक यौगिक के रूप में टूट जाता है। और हाइड्रोकार्बन समूह C17H35 जो है क्या होता है? अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय, जिसे पूंछ कहते हैं। और यह भाग जो होता है जल विरोधी होता है। मतलब जल से यह घृणा करता है, जल से दूर भागने की कोशिश करता है। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है C17H35 जो है वह क्या होता है? जल विरोधी होता है। वह जल से दूर भागने की कोशिश करता है, मतलब जल से घृणा करता है। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट वह जल से दूर भागता है। और इसे यह क्या अध्रुवीय है, अध्रुवीय। और यह ध्रुवीय क्यों है? क्योंकि इस पे आयन है। जिस पे आयन होता है वह ध्रुवीय होता है। हमने पीछे भी देखा था कि पार्शियल पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव उत्पन्न होता है किसमें? ध्रुवीय वाला केस में। जब हम क्या पढ़ा रहे थे वो, जब हम नामकरण से एक पहले का लेक्चर था उसमें समावयवता वाला लेक्चर में हमने देखा था कि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव उत्पन्न होता है किस केस में? ध्रुवीय ध्रुवीय जो यौगिक होता है उसमें। तो यह क्या ध्रुवीय है? क्योंकि एक पर माइनस है एक पर प्लस है, ध्रुवीय हुआ ना। ठीक है। याद रखिएगा सबके सब। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। इसको से आप इस मैं रंग रहा हूँ तो उससे आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? इसको इतना इतना सारा मैंने
बीच बीच में रंग दिए सबको। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं, यही मिक्सचर बनता है, ऐसे ही मिक्सचर बनता है, ऐसे ही देखिए। तो ये CW-Na+ जो है ध्रुवीय पार्ट है, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, गोल गोल, यह क्या है हमारा, यह ध्रुवीय पार्ट है, ध्रुवीय पार्ट है। ठीक है, जो बाहर की तरफ निकल रहता है, बाहर की तरफ। देखिए, आयनिक समूह CW-Na+ समूह क्या होता है, ध्रुवीय होता है, जिसे शीर्ष कहते हैं, इसे शीर्ष कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकला होता है। और यह भाग जल प्रिय होता है, यह जल से प्रिय होता है। ठीक है, ये जो है CW-Na+ जल को प्रिय होता है। और C17H35 जो है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, वह जल विरोधी होता है, याद रखिएगा। तो मिसल का बनना समझ में आ गया। मिसल कैसे बनता है, जैसे ही हम पानी में घोलते हैं, इसको जैसे ही साबुन को पानी में जैसे ही घोलते हैं, यह दो भाग में टूट जाता है। कौन कौन भाग में, एक हाइड्रोकार्बन भाग में और दूसरा आयनिक भाग में। यह आयनिक भाग है और यह हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला C17H35। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा देरी रुकता हूँ, आराम करता हूँ। मैं जल्दी जल्दी वीडियो खत्म नहीं करने वाला, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा नहीं है लेक्चर पढ़ाने के लिए आज। तो ठीक है, समझिए पहले। ठीक तो ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया आयनिक पार्ट। ये दो भागों में टूट जाता है, और ये दो भागों में टूटता है, तो ये जो है हमारा, ये आयनिक पार्ट, वह जल को प्रिय होता है, और इसे ध्रुवीय भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे माइनस है और प्लस है, तो ध्रुव उत्पन्न कर रहा है, पार्शियल ध्रुव उत्पन्न कर रहा है। और यह हाइड्रोकार्बन जो है, वह इसको पूछ भी कहते हैं, और यह अध्रुवीय होता है, और यह जल विरोधी होता है। तो जो जल विरोधी होता है, वह नीचे इधर इधर जाके झुक जाता है, और जल प्रिय होता है, वह इधर बाहर की तरफ ऐसा रहता है, मिसल की तरह झाग बन के बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए साबुन का सफाई कार्य कैसे होता है, साबुन साफ कैसे करता है किसी मतलब गंदे कपड़े को। देखिए, साबुन तैलीय कणों को जल में घुलनशील बनाता है। जो तैलीय कण होता है, जो जो हमारा अशुद्धियां होती है, जो मैले मैले होते हैं, वह क्या होता है, तैलीय कण होते हैं, तो उसको जल में घुलनशील बनाता है। जब किसी मैले कपड़े पर साबुन के जल के साथ मिलाकर हाथ से रगड़ा जाता है, तो मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। जब मैले कपड़े को हम साबुन के साथ जल को मिला साबुन के जल के साथ मिलाकर हाथ से जब रगड़ते हैं, आपने देखा होगा। यह सब काम तो आपको खुद से पता होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में देखते होंगे, मम्मी पापा, मम्मी जो आपके कपड़े साफ करती हैं, तो साबुन को रगड़ती है कपड़े के ऊपर, रगड़ती है ना, पानी में मिलाकर, बिना बिना पानी में मिलाकर अगर रगड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो पानी में मिलाकर रगड़ते हैं, तो उससे क्या निकलता है, झाग निकलता है, उसे को हम मिश्रण कहते हैं। झाग निकलता है ना, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो मैल मिश्रण जो होता है, मैल मिश्रण के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाते हैं। मैल जो होते हैं, मैल, वो मिश्रण के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाता है, और चारों ओर आयनिक समूह से घिर जाता है, चारों ओर आयनिक समूह से घिर जाता है, ताकि वे फिर साफ होने वाली कपड़ों से पुनः चिपक न जाए। ठीक है, देखिए पहला पहला काम, जब हम रगड़ते हैं, पानी में मिलाकर साबुन को रगड़ते हैं मैल कपड़े पर, तैलीय कणों से बने मैल मैल होते हैं जो, उस पर रगड़ते हैं, तो जो मैल होते हैं, वो मिश्रण के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाते हैं। मिश्रण का हाइड्रोकार्बन वाला भाग कौन है, C17H35। यह यह है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, तो इससे चिपक जाता है, और चारों ओर जो आयनिक समूह से घिर जाता है। ये जो आपने देखा था, ये सब आयनिक समूह सबसे घिर गया ना, इन सबसे घिर गया। और बीच में ये जो आप देख रहे हो, यह हमारा वही है, क्या है, मिश्र जो मैल है, वह हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाता है, जो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर इस चिपक गया, इससे हाइड्रोकार्बन वाला भाग से चिपक गया, और चारों ओर आयनिक पदार्थों से घिर गया। चारों ओर आप देख रहे हैं ना, इधर 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 सब के सब, वो क्या है, आयनिक पदार्थ ही है ना। ठीक है, और ताकि इसलिए घेर देता है, ताकि फिर से साफ होने वाले जो कपड़े होते हैं, उससे फिर से न चिपक जाए, वो गंदी चीजें हैं, साफ होने वाली कपड़ों से वह चिपक ना जाए दोबारा। ठीक है, ऐसे ही साफ सफाई होता है। और जब पानी उस पे मारते हैं, पानी मारते हैं, तो जो मैल पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है, साफ सफाई हो जाता है।
इसको देखिए, मैं बुक को भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको चिपका दिया हूँ यहाँ पर। इसमें देखिए, तेल जो था पानी में अघुलनशील होता है और अधिकांश मैलीय तैलीय होते हैं। साबुन तैलीय पदार्थों से चिपक जाता है, घुलनशील होता है, और कपड़े पर साबुन को जल से रगड़ने पर, ये सब देखिए यही सब मैंने बता दिया। इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कठोर जल के साथ साबुन का व्यवहार कैसा होता है। कठोर जल में साबुन का व्यवहार कैसा होता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। याद रखिएगा कि पूछता है एक नंबर ऑब्जेक्टिव में। जब जब मैं बोलता हूँ कि एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वह पूछता ही है। याद रखिएगा, क्योंकि क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वह पूछने वह पूछ भी सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना क्या क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील होते हैं, कठोर कठोर जल होता है जिसमें, ठीक है। और जब साबुन कठोर जल से के संपर्क में आता है, तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल का सोडियम लवण किसमें होता है, वसा अम्ल में। अभी हमने पढ़ाया था, इसमें सोडियम लवण होता है वसा अम्ल में। सोडियम लवण होता है, देखिए NaCl, वसा अम्ल का कच्चा पदार्थ है, नहीं ना, है ना। सोडियम लवण जो है वसा अम्ल का कच्चा पदार्थ है, तो वही बोल रहा है। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है, तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल का सोडियम लवण जो था NaCl, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया कर संगत संगत वसा अम्ल का अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेपित हो जाता है। इसी कारण है कि हम कठोर जलों में साफ सफाई करना हमें मुश्किल होता है। कठोर जलों में कपड़े की सफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें झाग उत्पन्न ही नहीं होता जल्दी, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया हमने अभी किया, उसको यहाँ दिखाते हैं, देखिए। यह हमारा हो गया सोडियम लवण हो गया। जब ये कैल्शियम से रिएक्शन करता है, वही बोला था यहाँ पर, कि जब यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, सोडियम को हटाकर खुद कैल्शियम यहाँ पर आ गया, तो क्या क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया, और सोडियम को बाहर फेंक दिया। और दूसरे केस में मैग्नीशियम से जब रिएक्शन किया, तो सोडियम को निकाल के क्या बना दिया, मैग्नीशियम यहाँ आ गया, ठीक है। और सोडियम को बाहर फेंक दिया, बेचारे को सोडियम को बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये दोनों जो आपने देखा, जो बना है अभी, ये जो दोनों बना अभी प्रोडक्ट यौगिक बना, जो इन दोनों के कारण ही कपड़े साफ नहीं होते जल्दी। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक कठोर जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होता है, तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या होता है, अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जो सफाई कार्य करने में हमें मुश्किल होता है। जब ये अघुलनशील लवण अवक्षेपित होकर अलग हो जाते हैं, तब झाग बनता है, ना कि पहले। जब तक ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसके साथ, तब तक हम साफ सफाई आसानी से नहीं कर सकते। जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम अवक्षेपित होकर बाहर निकल जाता है, जैसे ही बाहर निकल जाएगा, तब झाग बनना स्टार्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि कठोर जल में कपड़ा साफ करने पर ज्यादा साबुन खर्चा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे पानी में हम साफ सफाई करते हैं, तो साबुन बहुत ज्यादा लग जाता है, रगड़ते रहते हैं, लेकिन झाग नहीं निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, महसूस किया होगा। वह क्यों? वह ऐसा इसलिए होता है कि वह कठोर जल होता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जाके चिपक जाते हैं, और वह जब तक नहीं निकलेगा और क्षेपित होकर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वह साफ नहीं होगा। मतलब साबुन से झाग नहीं निकलेगा, झाग नहीं निकलेगा, तो उसका जो आयनित आयनित पदार्थ है, वह बाहर नहीं घेर के रखेगा किसको, जलीय पदार्थ को। जलीय पदार्थ को घेर के नहीं रखेगा, तो वह साफ नहीं होगा, ठीक है ना। जलीय पदार्थ जो गंदे पदार्थ है, उसको जो है आयनित पदार्थ जो होते हैं, वह क्या करते हैं, बाहर घेर के रखते हैं, और जैसे ही पानी मारते हैं, वह बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर ये जो आयनित पदार्थ है, आयनिक यौगिक जो है, वह तैलीय, जो यहाँ पर मेरा जो तैलीय है, इसको घेर के रखता है। और कंटिन्यूसली पानी हम मारते हैं, तो ये जो गोल है मैलीय पदार्थ, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर हमारा जो कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। तो वही करा, जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर निकलता है, अवक्षेपित होकर बाहर खत्म हो जाएगा, तो झाग बनना स्टार्ट होगा। और जैसे ही झाग बनेगा, बिना झाग बने
हमारा जो मैलीय पदार्थ है वह नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यह अवक्षेपित कण कपड़ों के छिद्रों में चिपक जाते हैं, इससे सफाई में कठिनाई होती है। ठीक है ना, इसलिए कठिनाई होती है सफाई करने में। साबुन के बारे में हमने देख लिया, कैसे साफ सफाई करते हैं, कैसे मिश्रण बनता है वो भी देख लिया हमने। ठीक है, साबुन के सफाई कार्य के बारे में अब जैसे 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ है साफ करने वाला। क्या होता है? साफ करने वाला। इसको सर्फ भी कहते हैं, हमारे घरों में सर्फ कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ था साफ करने वाला। अपमार्जक की खोज सबसे पहले जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय की गई थी। यह साबुन रहित साबुन है। यह क्या? साबुन रहित, साबुन नहीं भी है और साबुन है भी। इसका नाम है साबुन रहित साबुन, मतलब इसका काम भी साफ करना ही होता है, साफ सफाई करना ही होता है। लेकिन यह साबुन नहीं है, साबुन के जैसा काम करता है लेकिन साबुन नहीं है। ठीक है, इसमें आर्द्रता गुण साबुन से अधिक होता है। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट लवण। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसमें क्या था? अमोनियम एवं सल्फेट। और उसमें क्या था? साबुन में, साबुन में सोडियम था। साबुन में क्या था? सोडियम था। हमने अभी देखा था, साबुन में क्या था? सोडियम, सोडियम और पोटेशियम था। क्या देखिए, साबुन में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साबुन में कौन सा लवण होता है? सोडियम एवं पोटेशियम। और अपमार्जक में, अपमार्जक में होता है अमोनियम एवं सल्फेट। इसको याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमोनियम एवं सल्फेट जो होता है, किसमें होता है? अपमार्जक में होता है। ठीक है, सोडियम लवणों, सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम सिटाइल सल्फेट, ये दोनों आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है? अपमार्जक है। ठीक है, सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम सिटाइल सल्फेट को याद कर लीजिएगा। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते। इसमें अपमार्जक जो था अघुलनशील लवण नहीं बनाता, किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। यह भी एक इसमें एक इसका गुण है। साबुन से एक ज्यादा बेटर गुण है इसमें, क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इसमें अघुलनशील होते हैं। इसलिए अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में आसानी से हम कपड़ा धो सकते हैं। जो साबुन से हम कपड़ा आसानी से नहीं धोते हैं, लेकिन सरफ से हम कपड़ा आसानी से धोते हैं ना, तो वही इसका कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते वो। ठीक है, अपमार्जक कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ समान रूप से झाग बनाता है। यह जो होता है, कठोर हो या मृदु जल हो, मतलब मृदु मतलब साफ पानी हो, कठोर हो या मृदु हो, सबके साथ समान रूप से झाग बनाता है। और सफाई के कार्य भी समान रूप से करता है, ना कि किसी के साथ ज्यादा करता है, किसी के साथ कम करता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, इसलिए लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदासीन का मतलब क्या है? इसका जो पीएच मान होगा कितना होगा? 7 होगा। जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होगा इसका, उदासीन का। ठीक है, अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं होता है। अब देखिए, इसका अपघटन नहीं होता है, इसको जो वो टूटता नहीं है ये, इसलिए यह बहुत ज्यादा जल प्रदूषण करता है। जब ये जल में मिलता है तो यह जल को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है, जल को प्रदूषित करता है। इसका जैव अपघटन नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह जल में घुल कर क्या करता है? उसको प्रदूषित कर देता है। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू में, वॉशिंग पाउडर में, जैसे सर्फ हो गया, रीन हो गया, एरियल हो गया, निरमा हो गया, फ्रील हो गया इत्यादि में आपने देखा होगा घरों में यूज करते हैं। वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% अपमार्जक रहता है। और साबुन अणु CW माइनस Na प्लस होता है, और अपमार्जक अणु SO3 माइनस Na प्लस होता है, और SO4 माइनस Na प्लस होता है। याद रखिएगा।
इसमें आयनिक कौन सा होता है? आयनिक ये होता है, साबुन में आयनिक CW माइनस Na+, और अपमार्जक में आयनिक क्या होता है? SO3 माइनस Na+, SO3 माइनस Na+, और SO4 माइनस Na+, यह दोनों इसका आयनिक पार्ट है। और 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 हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा होता है? वह C17H35 जो था ना, वह हाइड्रोकार्बन पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन था। वॉशिंग पाउडर में सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सिलिकेट भी मिला रहता है, जो उसे शुष्क रखता है। थोड़ी मात्रा में सोडियम पर बोरेट मिला रहता है, जो कपड़ों में सफेदी लाता है। थोड़ी मात्रा में क्या होता है? सोडियम पर बोरेट, जो क्या करता है? कपड़ों में सफेदी लाने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, डिफरेंस इन दोनों का देख लेते हैं। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? देखिए, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, और यह क्या, कौन सा लवण है? सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, सल्फोनिक अम्ल के। यह कठोर जल में कठिनाई से झाग उत्पन्न करता है, और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है। और अभी हमने देखा, यह कठोर हो या मृदु जल हो, दोनों में आसानी से साफ करता है। यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में अधिक घुलनशील है। इसलिए यह ज्यादा क्या करता है? यह ज्यादा प्रदूषित करता है। इसमें आर्द्रता का गुण कम होता है, इसमें आर्द्रता का गुण ज्यादा होता है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका जलीय घोल उदासीन होता है। क्षारीय का मतलब इसका जो पीएच मान होगा 7 से ज्यादा होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतना तक होगा। और इसका पीएच मान उदासीन होता है। इसका निर्माण वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है। ठीक है। इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम से होता है। इसका जैव अपघटन आसानी से हो जाता है, इसलिए यह जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। और यह जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। और इसका CW माइनस Na+ होता है, इसका SO3 माइनस Na+ होता है, और SO4 माइनस Na+ आयनिक होता है। ठीक है। तो अंतर देख लीजिएगा आप। अंतर पूछता है साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है, उसके बारे में पूछता है। ठीक है ना। और इसको मैंने लास्ट में दे दिया, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको देख लीजिएगा। ठीक है। यह मैंने पहले पढ़ा रखा है जब नामकरण करा था एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, और जितने भी प्रकार्यात्मक समूह है सबका मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे पूछता है। संरचना सूत्र और उसका रासायनिक सूत्र और युक्ति सूत्र, अनुसूत्र, ये सब पूछता है। ठीक है। तो हमारा कार्बन चैप्टर आज का खत्म होता है यहीं पर। आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी लेक्चर पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो भी आपको डाउट हो, कोई भी अपना मतलब अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कहाँ देना है? मेरे चैनल में आके दे दीजिए, व्हाट्सएप चैनल में, या कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दीजिए। मुझे बताइए कि मुझे और क्या सुधार करनी है, ताकि मैं आगे के जो लेक्चर्स हैं वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, या आप जैसे पढ़ाने के लिए बोलिएगा मैं वैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मतलब आपके आपके मन में है, बोलिए। मैं अगले लेक्चर से उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।